नमस्ते। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे निविदा। आपने देखा होगा कई जगह टेंडर आता है, निविदाएं मांगी जाती है। तो पहले अपन पढ़ेंगे आज निविदा। निविदा मीन्स टेंडर। निविदा होती क्या है? पहले हमें यह याद रखना है कि निविदा किसे कहते हैं। भाई प्रश्न तो बाद में आएगा, पहले पता तो होना चाहिए भाई निविदा है क्या। तो देखिए, जब आपको पता हो कोई भी एक विभाग, जैसे देखो कार्यालय पत्र में हमने पढ़ा था एक विभाग दूसरे विभाग को भेजता, और अर्थशास्त्र में हमने क्या पढ़ा था, एक विभाग ही दूसरे विभाग को भेजेगा, लेकिन वो व्यक्तिगत शैली में भेजा जाता है। लेकिन निविदा में विभाग एक होगा, वो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी। जब वो सामान क्रय करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, जो क्रय करने के लिए जो सूचना भेज देता है, वो क्या कहलाएगी? निविदा। जैसे आप मान लो उसे कंप्यूटर की जरूरत है, अलमारी की जरूरत है, तो इसके लिए जब वो टेंडर देगा, जब वो निविदा देगा, यानी एक विज्ञप्ति की तरह वो क्या देगा? निविदा डालेगा, इतने सामान का ये होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी? निविदा। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। देखो प्रश्न है, जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से एक निविदा प्रपत्र, एक निविदा तैयार कीजिए, निविदा तैयार कीजिए जिसमें कंप्यूटर, अलमारी, कुर्सियां आदि सामान क्रय करने का विवरण हो। देखो अब वो कह रहा है कि देखिए किसकी निविदा है? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से क्या करना है? कंप्यूटर, अलमारी और कुर्सी आदि सामान क्रय करने का विवरण हो। मतलब उसे कुर्सियां खरीदनी है, समझ गए मेरी बात को? कंप्यूटर खरीदना है, अलमारी खरीदनी है। अब यहां पर दिमाग काम करेगा, कॉमन सेंस काम करेगा कि देखिए कि हमें किस प्रकार ये भेजनी है। तो भाई विभाग तो मैं एक हूं, लेकिन मैं एक साथ, जैसे मुझे कंप्यूटर चाहिए मानो 20 मेरे विभाग में या 10, तो मैं एक साथ खुद नहीं जा सकता हूं। लेकिन मैंने एक विज्ञप्ति, एक अलग हिस्सा होता है विज्ञप्ति, वहां मैंने निकाल दी है, या मैंने बता दिया इस कंप्यूटर मुझे जरूरत है, वहां पर वो निविदा मांगी है, जो कंप्यूटर कम में देगा उससे हम दे देंगे। लेकिन तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, जो आंसर होगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से। तो देखिए अपन लेंगे पहले राजस्थान सरकार। सबसे पहले बीच के हिस्से में लिखा जाएगा राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है। फिर विभाग का नाम क्या है? विभाग का नाम जिला शिक्षा अधिकारी कोटा, तो बीच में लिखा जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। फिर हमने क्या लिखा है? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। फिर आएंगे क्रमांक, कौन सा विभाग है? जी सी, कहां का है? कोटा। साल कौन सा है? 2021, तो 21, और क्रमांक 476। फिर राइट साइड में आएगी दिनांक, क्या दिनांक है? 1
दिसंबर 2021। देखिए फिर आएगा निविदा सूचना संख्या, निविदा सूचना संख्या 10/2021। देखिए यहां पर हम कार्यालय पत्र में भी इस क्रमांक को पढ़ चुके हैं, वापस इसमें भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले बीच में आएगा राजस्थान सरकार, फिर आएगा कौन सा विभाग भेज रहा है, तो उस विभाग का नाम जिला शिक्षा अधिकारी कोटा, फिर आएंगे क्रमांक, जो विभाग भेज रहा है उसका शॉर्ट में नाम जीसी, जिला शिक्षा, कहां का है, कोटा का, तो कोटा, फिर साल कौन सा चल रहा है 2021, तो शॉर्ट में लिखा जाएगा 21, और फिर क्रमांक 476। ये क्रमांक क्यों लिखे जाते हैं, ये इस विभाग का लेटर है, और कौन से नंबरिंग का है, 476वें नंबर का। समझ गए मेरी बात को। और फिर आएगा दिनांक 1 जनवरी लगा सकते हो, दिसंबर लिख सकते हो आप, जैसे अपन जनवरी लिख देते हैं यहां, तो क्या लिख देते हैं 1 जनवरी 2021। फिर देखना, फिर आ गया 1 जनवरी 2021, आप चाहो तो 5 जनवरी, 10 जनवरी, फरवरी, जो तारीख है, लेकिन 21 लिखा है मैंने यहां। 21 क्यों लिखा है, यदि मैं यहां लिखता 1 दिसंबर 2020, तो यहां पर क्या आता है 21 की जगह 20, क्योंकि लेटर किस साल का है, 20 का। जो साल यहां पर मैंने लिखा है वो आएगा। और फिर आएगी निविदा सूचना संख्या, कि ये लेटर तो 476वां है, लेकिन निविदा कौन सी है, 10वीं। मतलब 476 में मैंने अर्थशास्त्रीय पत्र भी भेजे हैं, कार्यालय पत्र भी भेजे हैं, निविदाएं भी भेजी है, विज्ञप्ति भी भेजी है, परिपत्र भी भेजे हैं, सारे पत्र मिलाकर ये नंबरिंग है 476वीं। लेकिन पर्सनल निविदा कौन सी है, 10वीं, और साल कौन सा है, 2021। क्लियर है यहां तक। इसके बाद लिखा जाएगा निम्नलिखित सामग्री हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। देखिए निम्नलिखित सामग्री हेतु, निम्नलिखित जो ऊपर प्रश्न में हमने दिया है, अलमारी, कंप्यूटर, कुर्सी, और हम यहां भी लिखेंगे, तो निम्नलिखित मोहरबंद निविदाएं। मोहरबंद का मतलब होगा जब आप भेज रहे हो अंदर एंट्री करके, उसे सील बंद करना है, सबके सामने वो खुलेगी। कल आप ये ना कह दो हमने तो कम लिखे थे ना, आपने ज्यादा कर दिया, नहीं, आप सील बंद मोहर बंद, यानी आप बंद करके भेजना वो लिफाफा, हम सबके सामने ही खोलेंगे, आप कितने रुपए में वो टेंडर लोगे। क्लियर है। फिर होगा फॉर्म शुरू होने की तिथि, फॉर्म शुरू होने की तिथि। नंबर 2 होगी फॉर्म जमा करने की तिथि, नंबर 3 होगा बंद मोहर निविदा खोलने की तिथि। अब देखना, अब मैंने लिखा फॉर्म शुरू होने की तिथि, तो भाई 1 जनवरी 2021 है, तो मान लो फॉर्म अपन 10 दिन बाद शुरू करेंगे, 10 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे से। फिर फॉर्म जमा करने की तिथि, तो भाई 1 महीना तो हम देंगे ही देंगे फॉर्म जमा करने का, तो हम लिख देते 10 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक।
भाई हमने 1 महीना दे दिया भाई, 10 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा होंगे। फिर आएगा बंद मोहर निविदा खुलेगी कब, तो भाई 10 दिन बाद हम खोल देते हैं भाई, फॉर्म सब जमा होंगे क्योंकि बंद मोहर है, कोई चेक तो करना है नहीं, सबके सामने ही ओपन करनी है, सब फॉर्म आएंगे और सबके सामने ओपन है, तो अब 10 दिन बहुत है, तो हमने 10 दिन दे दिए। क्या कर दी तारीख 20 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे से। क्या हो गया, सुबह 11 बजे से। देखिए पहले हमने लिख दिया राजस्थान सरकार, फिर लिख दिया जिला शिक्षा अधिकारी कोटा, फिर हमने लिख दिया जीसी कोटा 21/476 और दिनांक, फिर आएगी निविदा सूचना संख्या, फिर निम्नलिखित सामग्री हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। पहले होगा फॉर्म शुरू होने की तिथि इस तारीख के 10 दिन बाद दे दी हमने 10 जनवरी 2021। फॉर्म जमा करने की तिथि भाई लास्ट तारीख क्या है फॉर्म की 10 फरवरी 2021, 1 महीना दे दिया हमने। और बंद मोहर निविदा खोलने की तिथि क्या दे दी हमने 20 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे से। क्या तारीख कर दी 20 फरवरी 2021, मतलब इसके 10 दिन बाद की हमने डेट दे दी। क्लियर है। फिर आपको करना है क्रम संख्या सामग्री संख्या अनुमानित राशि धरोहर राशि निविदा शुल्क और अवधि। हम इसे अलग कलर में लिख लेते हैं, आपको हेडिंग पता चल जाएगी। अपन लिख देते हैं क्रम संख्या सामग्री संख्या अनुमानित राशि धरोहर राशि निविदा शुल्क और अवधि। देखिए अब हमने लिखा ये क्रम संख्या 1 2 3। भाई सामग्री हमें कौन कौन सी थी, तो देखिए क्या मंगवा रहा है कंप्यूटर, अलमारी और कुर्सियां। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहां कंप्यूटर, यहां लिख दी अलमारी और यहां लिख दी कुर्सियां। ये लिख दी कंप्यूटर अलमारी और कुर्सी। कितने चाहिए तो आपको भी पता है भाई, कंप्यूटर है तो 1 2 तो चाहिए नहीं, 1 2 तो चाहिए होते वो खुद मांग लेता, उससे ज्यादा है और भाई उनके पास इतना समय नहीं कि वो जा जाकर खरीदे, तो टेंडर मांग लिया कि भाई जो सही वाजिब दाम में देगा उससे हम ले लेंगे। तो कंप्यूटर भाई एवरेज कम से कम आप ऑफिस है तो अपन अंदाजा लगा देते हैं 10। अलमारी हर कमरे में 2 होगी मानो तो 20, और कुर्सियां हर कमरे में कम से कम 5 भी हो ऑफिस चेयर तो अपन मान लेते हैं 50। क्लियर है। फिर मैंने लिखा अनुमानित राशि। अनुमानित राशि क्या होती है, देखो मैं आपको बता देता हूं, रफ काम में आपको बताता हूं। देखो मान लो भाई एक कंप्यूटर है 40,000 का, कौन सा है, कोई भी कंपनी का होगा, डेल एचपी जो भी XYZ कंप्यूटर है। हमने वो सूचना कहां लिखी है, हमारी वेबसाइट पर। ये तो टेंडर है, एक अलग से निकलती है विज्ञप्ति जहां पर मैंने सूचना दी हुई है कि मुझे इसमें मैंने सारा लिखा है, वो अलग फॉर्मेट है जिसमें मैंने लिखा है मुझे इस कंपनी का कंप्यूटर चाहिए, इस कंपनी की मुझे क्या चाहिए, अलमारी गोदरेज जो कोई भी हो सकते हो, कुर्सियां सेलो वेलो जो भी है उसकी मुझे कुर्सियां, मैंने सब लिखा है उस विज्ञप्ति में। अब मेरी बात सुनो, उसकी रेट मुझे पता है 40,000। अब मान लो कोई टेंडर दे रहा है, एक व्यक्ति ने भरा 8 लाख, एक ने भरा 7.6 लाख,
किसी ने 7.5, मतलब इसके बीच में भरते रहे। एक ने और कंपनी ने भरा 7 लाख और एक कंपनी ने भरा 6.5 लाख। तो मैं टेंडर किसे दूंगा बताओ भाई? नॉर्मली मैं टेंडर इसे दूंगा 6.5 लाख वाले को। भाई सबसे कम रेट ये क्या कह रहा है मुझे कि मैं 6.5 लाख में आपको 10 कंप्यूटर दे दूंगा, सबसे कम इसने रेट लगाई है। लेकिन देखो अब मुझे तो पता है कि भाई एक कंप्यूटर जो मैं जिस कंपनी का मांग रहा हूं उस कंपनी के मैंने विज्ञप्ति में नाम लिखा, उसकी रेट 40,000 है। तो 10 कंप्यूटर की रेट कितनी हुई? 4 लाख। तो मुझे तो पता है 4 लाख से ज्यादा लगेंगे नहीं, और यहां मुझे नुकसान हो रहा है 2.5 लाख का। तो मैंने पहले अनुमानित राशि यहां लिख दी, कितनी? 4 लाख। ये कॉमन सेंस से लिखना है आपको कि एवरेज आपको पता है ये रेट होती है। अब मैंने लिख दी 4 लाख कि भाई 4 लाख से ज्यादा मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, ये अनुमानित राशि है मेरी। यदि 4 लाख से तुम कम में 10 कंप्यूटर देते हो मुझे, तो आपको टेंडर भरना है। अब आप सोचोगे, कहोगे सर 40,000 आपको पता है रेट, तो आपने क्यों दिया? भाई 40,000 में तो मैं खुद खरीद लेता। मुझे पता है कोई बड़ी बड़ी कंपनी है तो कम में देगी, तभी तो मैं टेंडर दूंगा। अब क्या करेंगे लोग? 4 लाख से कम भरेंगे। मतलब समझ गए हो? कोई भरेगा 3.95, कोई 3.80, कोई 4, कोई 3.90, कोई 3.77। तो मैं किसे टेंडर दूंगा? 3.77। क्यों हुआ 3.77? कि मैंने अनुमानित राशि लिख दी 4 लाख। वही 4 लाख से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। अब ये का ये अलमारी में मैंने अनुमानित राशि, नहीं तो अलमारी में भी कोई कह देता 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2.5 लाख। नहीं, मुझे पता है जिस कंपनी की मुझे अलमारी चाहिए उसकी रेट 10,000 है। एवरेज मुझे पता है उसकी क्या रेट है, 10,000। तो 20 अलमारी की अनुमानित राशि हुई 2 लाख। मैंने फिर लिख दिया कि 2 लाख से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। और जो कुर्सियां मुझे चाहिए, मुझे पता वो एक कुर्सी कितने की है? 1,000 की, या हो सकती 2,000। मैं मानता हूं अच्छी कंपनी वाली मैंने नाम लिखी, उसकी 2,000। तो 50 कुर्सियों की क्या रेट हुई? 1 लाख। ये होती है अनुमानित राशि। इसका मतलब है इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। समझे मेरी बात को? इसलिए लिखी जाती है अनुमानित राशि। अनुमानित राशि का मतलब है कि इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, इसलिए पहले मैंने बता दी अनुमानित राशि। समझ गए मेरी बात को? संख्या आपको मन से लिखनी है। संख्या आपको मन से, प्रश्न में सिर्फ नाम आएंगे, संख्या नहीं आएगी। लेकिन अनुमानित राशि, अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे हम 5 लाख लिख देते या 3 लाख तो भी सही है। यदि आप अनुमानित राशि 5 लाख लिखते तो भी सही है। आपने अपने कंप्यूटर का जो एवरेज बैठा है वो 50,000 बैठा है, वो गलत नहीं है। लेकिन आप यहां पर बिल्कुल 10,000 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक यहां कॉमन सेंस काम करता है भाई कि कंप्यूटर से सस्ती अलमारी होगी, अलमारी से सस्ती कुर्सियां होगी। तो यहां पर आपको कॉमन सेंस के हिसाब से लिखना है। फिर आता है धरोहर राशि। धरोहर राशि मैंने यहां लिखी 10,000, यहां भी लिखी 10,000, और यहां मैंने लिख दी 5,000, मेरी इच्छा। धरोहर राशि क्या है बताओ? तो धरोहर राशि का मतलब होता है, देखो किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा, देखो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उसने टेंडर था मानो कंप्यूटर का, उसने भरा था कंप्यूटर का 3.90, और 3.90 पे उसका टेंडर खुल गया। ठीक है, अब खुलने के बाद हमने उसे टेंडर दे दिया भाई। अब 3.90 के बाद 10 दिन के बाद उसने कह दिया मैं तो नहीं दूंगा टेंडर, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो, पहले तो उसने स्वीकृत किया, फिर मना कर दिया इसने। अब हमें वापस फिर देखना पड़ा 3.90 से ऊपर की बोली किसने लगाई थी? एक आदमी ने लगाई थी 3.92 लाख। अब हमें वो टेंडर किसे देना पड़ा? इस व्यक्ति को। तो हमारा कितना टाइम खराब हुआ। और जब इसे पूछा क्यों नहीं भरा, कैसे नहीं भरा, तो ये धरोहर राशि का मतलब होता है कि साथ में फॉर्म के साथ चेक, डीडी, जिसे डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फालतू व्यक्ति फॉर्म, अब कई लोग सोचते हैं 100 रुपए का ही तो फॉर्म है, फॉर्म भर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉर्म भर देते हैं। मेरी बात समझियो, मैं समझाता हूं भाई कि 100 रुपए का फॉर्म है यार, फॉर्म भर देते हैं, भरने में अपना क्या जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, हाँ थोड़े दिन बाद होता है, उसका टेंडर खुलता है, फिर क्या कहता है, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए, ये लो। ये कोई नाटक थोड़ी है, वो कंपनी के खुद का है। इसलिए कंपनी वाले कहते हैं आप फॉर्म के साथ 10,000 की डीडी लगाना, डिमांड ड्राफ्ट,
चेक होता है ना, वैसे डीडी होती है कि आपको 10,000 का फॉर्म भरना है, साथ में डीडी लगानी है। यदि भाई मानो 100 आदमियों ने फॉर्म भरे तो 100 ही वही व्यक्ति फॉर्म भरेंगे जो 10,000 की डीडी लगा रहे हैं। जिसके फॉर्म खुलेगा, मेरी बात समझ लो, नहीं खुलेगा उनको डीडी वापस मिल जाएगी, वापस आपकी डीडी आपको हम वापस दे देंगे। लेकिन 1 महीने तक वो पैसे हमारे पास रहेंगे। जब फॉर्म जमा होने की लास्ट तिथि के बाद बंद मोहर निविदा खोलेंगे तब तक वो फॉर्म हमारे पास रहेंगे। इसलिए धरोहर राशि ली जाती है कि फालतू लोग, व्यर्थ लोग फॉर्म ना भरे, वही व्यक्ति फॉर्म भरे जिसकी जरूरत है। समझ के बात को? इसलिए धरोहर राशि मांगी जाती है कि वो व्यक्ति ही फॉर्म भरे जिन्हें जरूरत है। ओके, तो ये तो हो गई अनुमानित राशि, ये हो गई धरोहर राशि। फिर होता है निविदा शुल्क। ये हो गया 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, मतलब फॉर्म के रुपए 100 रुपए। आप चाहो तो 200 रख सकते हो, लेकिन फॉर्म के बस इतने होने चाहिए, 100 से 500 रुपए तक भाई फॉर्म का खर्चा। समझ गए बात को? इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर होती है अवधि। अवधि मैंने लिख दी 2 माह। इसका मतलब समझ गए 2 माह कि जिस दिन आपका टेंडर खुलेगा आपको हमने पैसे भी दे दिए, जितने में आपको हम पैसे देंगे तभी तो आप माल वापस लोगे, हमें दोगे तो हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन 2 महीने में आपको हमारी सारा माल वापस हमें देना है जो हम मांग रहे हैं। नहीं दिया तो आपका टेंडर रद्द हो जाएगा, क्योंकि हमने अवधि लिखी। अवधि ना लिखते तो कई लोग कहते दे देंगे 4 महीने 6 महीने के दे देंगे, नहीं, हमने आपको टाइम पीरियड दे दिया, इसमें आपको देना है। तो देखो, तो हमने क्या किया, फॉर्म शुरू हुए, फॉर्म शुरू होने के बाद फॉर्म जमा हुए, और जमा होने के बाद बंद मोहर निविदा खोलेंगी। तो फॉर्म शुरू, जमा, बंद मोहर निविदा खोलने की। फिर होगी क्रम संख्या सामग्री। सामग्री जो प्रश्न में दी हुई है कौन कौन सी, कंप्यूटर, अलमारी और कुर्सियां, कितनी है ये हमें मन से लिखनी है, तो 10, 20, 50। फिर हमने लिखी अनुमानित राशि, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं देंगे आपको। वही व्यक्ति टेंडर भरे जो इतने, तो इसकी मैंने रख दी 4 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इससे कम है तो ही हम टेंडर लेंगे। फिर होगा धरोहर राशि। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ज्यादा होगा तो ज्यादा होने दो ना भाई, सारे ज्यादा आ जाएंगे तो हम किसी को नहीं देंगे, और जो इससे कम में आएगा, जो सबसे कम होगा उसे देंगे। फिर आएगा धरोहर राशि, ये 10,000, 10,000, 5,000 लिख दो अपने, कि भाई ये इसलिए लिखी जाती है कोई व्यर्थ आदमी फॉर्म ना भरे, ये साथ में डीडी लगेगी। जब उसे लगेगा फॉर्म, जिस एक व्यक्ति के खुला, बाकी सभी व्यक्ति हैं उनको वापस दे देंगे। निविदा शुल्क ये फॉर्म के रुपए होते हैं, आपको भाई फॉर्म लेना है हमारे यहां से तो 100 रुपए लगेंगे। और लास्ट होगा अवधि, कि ये होता है समय सीमा, कि आपको 2 महीने में ये सारा काम करना है। 2 महीने में यदि आपने हमारा टेंडर वापस नहीं दिया, टेंडर रद्द हो जाएगा, निविदा रद्द कर दी जाएगी। क्लियर है? फिर होगी शर्तें। फिर आएगी शर्तें। नंबर 1, सशर्त निविदा सशर्त निविदा अमान्य होगी। क्या कहा? सशर्त निविदा अमान्य होगी, कि आपकी शर्त नहीं चलेगी, शर्त हमारी होगी। यदि आपने शर्त लगा के भेज दी कोई कि नहीं अनुमानित राशि 4 लाख नहीं 5 लाख होनी चाहिए, फिर आपने अंदर कोई लिख दिया धरोहर राशि 10,000 क्यों, हम तो 5,000 ही देंगे। कोई कह दे कि नहीं अवधि 2 माह नहीं, हम तो 3 माह, नहीं, सशर्त निविदा। आपने शर्त लगा के निविदा भेजिए, सशर्त यानी शर्त के साथ यदि निविदा भेजिए, वो निविदा अमान्य होगी, हम वो निविदा स्वीकार नहीं करेंगे, शर्तें हमारी चलेगी। समझ गए? फिर दूसरा, तार व विलंब से प्राप्त निविदाएं अमान्य होगी। समझ गए? तार व विलंब से प्राप्त निविदाएं अमान्य होगी। यदि किसी व्यक्ति ने तार से निविदाएं भेजी है, हाँ स्पीड पोस्ट से भेजी है, नहीं, आपको या तो मेल करना है
जो हमारी साइट है आपको पर्सनल आकर जमा कराना है, लेकिन अधिकतर निविदा में मेल भी नहीं होता क्योंकि मेल ओपन होता है, इसलिए वो पहले मना कर देते हैं मेल भी मत करो, स्पीड पोस्ट आपको खुद आना है। और विलंब लास्ट तारीख मैंने दी है 10 फरवरी और आपने भेज दी 15 फरवरी, नहीं लेंगे हम। तार द्वारा और विलंब से प्राप्त निविदाएं अमान्य होगी। तीसरा, किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता का होगा। देखिए वो कह रहा है कि हम कभी भी निविदा को स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकते हैं। मान लो सरकारी डिपार्टमेंट है और चाहे प्राइवेट हो, जरूरी नहीं सरकारी है, सरकारी डिपार्टमेंट है, मैंने कह दिया मुझे कंप्यूटर चाहिए 4 लाख में, मैंने 4 लाख बता दिया, समय सीमा 3.95 में निविदा खुल भी गई और मेरा बजट ही नहीं आया, तो मैंने कह दिया मैं निविदा को अस्वीकृत करता हूं। स्वीकृत मतलब बढ़ा भी ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता हूं, तो मैं मना कर दूं कि नहीं मुझे निविदा नहीं चाहिए। फिर आप कई लोग जो फॉर्म भरेंगे वो क्या कहेंगे, तो हमारे फॉर्म के रुपए वापस 100 रुपए दो। अरे 100 रुपए तुम दोगे तो हमारे भी तो प्रिंट का खर्चा आया है। कई लोग कहते हम केस कर देंगे, आपने निविदा निकाली क्यों? अरे तो निविदा हमारे पास बजट था। प्राइवेट में भी कोई आदमी होता है, उसके पास निविदा मांगता है, बड़े बड़े टेंडर मांगता है, मानो 100 कंप्यूटर मांगे, उसके पास पैसे नहीं है, कोरोना जैसी महाबीमारी आ जाए, भाई बजट नहीं हो, पैसा नहीं हो, फिर वो निविदा को अस्वीकृत करे तो लोग कहेंगे आपने अस्वीकृत कैसे कर दी? नहीं, तो उसने क्या कहा, मैंने शर्त में लिखा था कि मैं निविदा को कभी भी स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार जो हस्ताक्षर करता, जिसे मैंने अधिकार दिया, वो कर सकता है। समझ गए? बस सही बात है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा। फिर भी कोई व्यक्ति आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं हम तो भी केस करेंगे। कई लोग होते हैं बिना बात के मुकदमा दायर कर देते, फिर भी आप करना चाहते हो कर दो, सामने वाला कह रहा है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा, क्योंकि विज्ञप्ति कहां है? कोटा की, तो केस कहां होगा? कोटा में। आप देखो कई पुस्तकें आप पढ़ते हो, जैसे इलाहाबाद पब्लिकेशन की होती तो उसमें लिखा होता है किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद होगा। आगरा की पुस्तक होती तो लिखा होता है किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र आगरा होगा। तो यहां पर भी लिख दिया यदि फिर भी आप करना चाहते हो तो न्यायिक क्षेत्र, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र क्या होगा? कोटा होगा। यह लिखने के बाद जस्ट राइट साइड में आएगा हस्ताक्षर, फिर क्या आएगा? सचिव। और कहां का सचिव है? देखो ये हो गया। फिर नीचे आएगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का मतलब डैश डैश का मतलब सील लगेगी। किसकी लगेगी? सचिव की, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया हुआ आ जाए, देखो प्रश्न में दिया हुआ आ जाए तब तो टेंशन है ही नहीं। अब इसने क्या दे दिया? सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। अब इसने डायरेक्ट दे दिया तो हम क्या करेंगे? या तो हम सचिव लिखेंगे या अध्यक्ष लिखेंगे। अधिकतर अपने जो कार्य करता है वो सचिव करता है, तो सचिव। फिर कौन सा डिपार्टमेंट है? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। ये होती है निविदा। तो वापस अपन एक बार लेते, देखो प्रश्न क्या है? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से एक निविदा तैयार कीजिए जिसमें कंप्यूटर, अलमारी, कुर्सियां आदि सामान क्रय करने का विवरण हो। भाई एक जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से वो क्या मांग रहा है? निविदा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बीच में राजस्थान सरकार, ये लिखा। फिर हम क्या लिखेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा, हमने लिखा जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। फिर आएगा विभाग का शॉर्ट में नाम GC कोटा 21/476 क्रमांक। फिर सामने आएगी दिनांक। फिर बीच में निविदा सूचना संख्या 10/2021। तो ये तो है क्रमांक, मतलब इस विभाग का ये लेटर है, नंबर का है, लेकिन ये कौन से है? निविदा 10वीं।
फिर होगा निम्नलिखित सामग्री हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। फॉर्म शुरू होने की तिथि, फॉर्म जमा करने की तिथि और बंद मोहर निविदा खोलने की तिथि। फॉर्म जो शुरू होगा जिस दिन हमने निविदा का ये दिया इसके 10 दिन बाद, तो फॉर्म शुरू हो गया 10 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे से। फिर फॉर्म जमा करने की तिथि 1 महीना देना पड़ेगा, तो हमने दिया 10 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक। और फिर होगा बंद मोहर निविदा खोलने की तिथि, तो 20 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे से। ये देने के बाद अब क्या क्या है, तो पहले क्रम संख्या, फिर होगी सामग्री, सामग्री मतलब कौन कौन सी चाहिए, कंप्यूटर, अलमारी और कुर्सियां। फिर होगा सामग्री संख्या, तो सामग्री संख्या हम अपने हिसाब से देंगे भाई। मान लो कंप्यूटर 10 चाहिए, अलमारी 20 चाहिए और कुर्सियां 50 चाहिए, वो अपने हिसाब से। ये थोड़ी ज्यादा लिखनी है, क्यों? क्योंकि 1-2 चाहिए होती तो खुद ले आता भाई, ज्यादा चाहिए तभी तो निविदा निकाली है, टेंडर निकाला है। और टेंडर निकालने का मतलब, निविदा निकालने का मतलब उसे सख्त जरूरत है ज्यादा की। फिर होगा अनुमानित राशि, अनुमानित राशि का मतलब इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। कंप्यूटर है तो 4 लाख दे सकते हैं, अलमारी है 2 लाख दे सकते हैं और कुर्सियां तो 1 लाख। फिर होगा धरोहर राशि, 10,000, 10,000, 5,000। धरोहर राशि इसलिए दी जाती, अनुमानित राशि तो इसलिए दी जाती है इससे ज्यादा नहीं देंगे, और धरोहर राशि इसलिए दी जाती है कि व्यर्थ लोग फॉर्म ना भरे, साथ में इतने रुपए की डीडी लगाए, मतलब उस व्यक्ति का वो निविदा लेने का मन है इसीलिए वो फॉर्म भर रहा है, इसलिए व्यर्थ के फॉर्म को रोकने के लिए धरोहर राशि। फिर निविदा शुल्क, फॉर्म के कितने रुपए, तो 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, सब फॉर्म के 100 हो गए। चाहे कम रुपए की निकालो चाहे ज्यादा की निकालो, प्रिंट का खर्चा तो वही आएगा। फिर होता अवधि, अवधि कितनी, 2 माह लिखी है, इसका मतलब है इतने महीने में यदि आपकी निविदा खुल गई तो हमें वापस देना है टेंडर, सारा सामग्री हमें देनी है। फिर होगी शर्तें, सशर्त निविदा अमान्य होगी, आप कोई भी शर्त नहीं लगा सकते, आप कह दो नहीं हम इस रुपए का नहीं। दूसरा, तार और विलंब से प्राप्त निविदा अमान्य होगी, आपने तार द्वारा भेज दी, स्पीड पोस्ट से भेज दी और लेट भेज दी तो भी निविदा अमान्य होगी, हम वो निविदा नहीं लेंगे। तीसरा, निविदा को कभी स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता का होगा। सचिव चाहता है तो वो निविदा को क्या कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है। कल आप कह दो अस्वीकृत कैसे कर दी, तो हमने कह सकते हैं हम कि भाई देखिए हमने पहले ही शर्त में लिखा था कि हम निविदा को कभी भी स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकते हैं। फिर चौथा, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा, फिर भी कोई विवाद है आपको तो उसका न्यायालय कौन सा होगा, कोटा, न्यायिक क्षेत्र कौन सा होगा, कोटा। और फिर लिखा जाएगा हस्ताक्षर सचिव, हस्ताक्षर का आगे डैश 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 का मतलब होता है आपको सिग्नेचर करने नहीं है, यहाँ सचिव की क्या लगेगी, सील, तो सचिव की सील लगेगी इसलिए हमने निशान छोड़ दिया। फिर हमने पोस्ट लिख दी सचिव और फिर आएगा जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। तो ये होती है निविदा जो किसी भी सामान को मंगवाने के लिए पेश की जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे।